अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले तो ये जो स्टेटमेंट है ये बनती कहाँ पे, किसके अंडर है? तो इसका ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपको 1 मार्क्स का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, इसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, अब इसके नाम से ही आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें 3 वर्ड्स हैं, कैश, फ्लो और स्टेटमेंट। ठीक है, कैश में हम सबसे पहले तो कैश में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। उसके बाद जो आपका बैंक में कैश पड़ा है वो आपका आएगा इसमें। अब आपके हाथ में पैसा हो, आप किसी की पेमेंट करनी हो, आप कैश भी कर सकते हो, आप उसको चेक भी दे सकते हो ना। तो जब आप कैश एट बैंक जो है वो आपका कैश के अंडर आ गया। और तीसरा आएगा इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे आपने किसी के शेयर्स या डिबेंचर्स लिए, आप कभी भी उनको इन कैश करवा सकते हो। ठीक है, तो कुछ ही टाइम में आपके वो पैसे, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप उनको सेल करके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है हमारा कैश, और इसको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये आपने सुना हुआ है टर्म, मैंने आपको ये टर्म बैलेंस शीट वाले चैप्टर में भी करवाई थी। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कैश में क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। उसके बाद नेक्स्ट इसका है फ्लो। फ्लो का मतलब है कि हम, मतलब इस चैप्टर से आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि हम ये देखते हैं कि हमारा कितना कैश पूरे साल में बिजनेस में कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या है। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी इस चैप्टर की खासियत क्या है कि आपको इसका आंसर पता होता है। जब भी आप सम निकालते हो ना, आंसर पता होता है। कैसे आंसर पता होता है? आप इन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको ऐड कर लो। जब आप ओपनिंग बैलेंस लेते हो इनका सबका और क्लोजिंग बैलेंस लेते हो, ठीक है, ये दोनों आपको गिवन होंगे, बैलेंस शीट की दोनों टर्म्स गिवन होंगी। जब आप इनको माइनस करोगे, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा कि डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? सपोज आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस है आपका 80,000। तो इसका मतलब आपका इस साल में आपके पास क्या हुआ है? इनफ्लो ऑफ कैश 20,000। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो है आपको दोनों बैलेंसेस गिवन है। तो जब आप स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो उसमें आपको ये रिजल्ट जो है वो 20,000 आना चाहिए। अगर रिजल्ट 20,000 आता है तो, और इनफ्लो में प्लस में आता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सम ठीक है। इसी तरह अगर क्लोजिंग बैलेंस सपोज 50,000 है, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डिक्रीज इन कैश। और डिक्रीज इन कैश कितना है? 1 लाख। तो आपका इस स्टेटमेंट का, जो आप स्टेटमेंट बनाओगे, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? -1 लाख। क्लियर हो गया? ठीक है, अब तीसरा इसमें है वर्ड स्टेटमेंट, मतलब इसमें कोई अकाउंट नहीं है, ये इट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट इज़ जस्ट ए स्टेटमेंट। आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, वो हम कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी एक्टिविटीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, हम कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरा हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और तीसरा हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ये एक्टिविटीज़ क्या क्या है? अच्छा, पहले तो स्टेटमेंट ले लो। आप इसको इस स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाओगे, ठीक है, इस तरह बनाओगे। तो यहाँ पे ऊपर लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे आएगा रुपीज़ आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर आएगा सेकंड में कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ का सम अप लिखोगे कि क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और थर्ड में आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इन सब का जब आप नेट रिजल्ट निकालोगे, आप इन सब का पहले अलग अलग निकालोगे कि इनमें कितना इनफ्लो है, आउटफ्लो है, नेट रिजल्ट क्या है, तीनों एक्टिविटीज़ का निकाल के फिर आप इनका सम अप कर लोगे। ठीक है, सम अप करके आप तीनों का देखोगे कि नेट आपको इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो जब आप इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करोगे, ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का, तो आपका जो नेट रिजल्ट होगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, मतलब जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, सपोज आपका क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है, ओपनिंग बैलेंस 80,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, इंक्रीज 20,000, तभी वो 1 लाख बनेगा ना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस तरह से बनती है। अब नेक्स्ट आपका है, अब हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है, बिजनेस में फंड, उन फंड्स को हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं। बिजनेस में जो फंड आता है, सबसे पहले तो ये बिजनेस में फंड आता कहाँ से है। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, जैसे आपने किसी से लोन लिया या शेयर्स इशू किए या डिबेंचर्स से आया, इन सब पैसों से आएगा ना, जगह से आएगा। तो जब भी आप इशू करोगे शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर करोगे कैपिटल या डिबेंचर्स करोगे, तो आपके पास पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश होगा। इसी तरह हमने रिडम्पशन का चैप्टर किया है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करोगे तो पैसा जाएगा। ठीक है ना, माइनस करो। इसी तरह आप लोन रेज करोगे, रेज ऑफ लोन, ठीक है, तो आपके पास पैसा आएगा। और अगर आपने वापस किया है, रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे तो पैसा चला जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आप अपने अगर किसी से लोन लेते हो तो आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस हो जाएगा। इसी तरह अपने शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड पे करते हो, तो डिविडेंड पेड भी यहाँ पे आ जाएगा और माइनस हो जाएगा। तो इन सब का जब आप प्लस और माइनस करोगे तो आप देखोगे कि आपको नेट क्या है, नेट आपका इनफ्लो ऑफ कैश है या आउटफ्लो ऑफ कैश है। ठीक है, अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो इनफ्लो होगा, माइनस में कर रहे हो तो आउटफ्लो हो गया। ठीक है, अब ये फंड्स हमने रेज कर लिए, यहाँ इनको हम इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे लगाते हैं, एसेट्स खरीदते हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे आ जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। समझ में आ गया। अब इसमें जैसे सपोज हमने कोई एसेट परचेज की, परचेज ऑफ एसेट, ठीक है, तो अगर एसेट परचेज की है तो ऑब्वियसली हमारे पैसे कम हो गए, माइनस में चलेंगे ना। अब एसेट परचेज का कैसे निकालेंगे, अगर हम डेप्रिसिएशन को भी नहीं लेते, हमारा सपोज मशीनरी है, मशीनरी का हमारा ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 1,20,000। अभी हम डेप्रिसिएशन के ले रहे, इसका मतलब हमने इस साल क्या की, परचेज की मशीनरी 70,000 की, तो वो परचेज क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। ठीक है, इसी तरह सपोज हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे पास 60,000 का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 20,000। इसका मतलब हमने 40,000 का सेल किया, सेल किया तो हमारे पास पैसे आ गए। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स है, अगर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो गई, आपको ये दोनों बैलेंसेस गिवन होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, आपके पास सपोज 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स थी, अब क्लोजिंग में आपके पास 1 लाख है, इसका मतलब आपने 60,000 की परचेज की है, परचेज की है तो इसका मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश है तो इसको माइनस में डाल दो,
ठीक है, इस तरह से आपने करना है। तो इसमें आ जाएगा, अगर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है तो इसको माइनस में डाल दो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है तो प्लस में डाल दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड का। अब अगर हम अपने शेयर होल्डर्स को या लोन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं या डिविडेंड पे करते हैं, इसी तरह अगर हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमें इंटरेस्ट आता है ना। ठीक है, तो इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट आप शेयर्स में भी कर सकते हो, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स अगर यहाँ आती हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड है या डिविडेंड रिसीव्ड है, तो वो सारा यहाँ पे आ जाएगा और इनको प्लस में डाल देंगे और फिर इनका नेट रिजल्ट निकाल के देखेंगे कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है। ठीक है, अब बाकी एक्टिविटीज़ क्या है हमारी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपको इनका जो हम निकालते हैं वो दो मेथड से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको इनडायरेक्ट मेथड ही आएगा, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि डायरेक्ट मेथड आ जाता है बहुत बार, तो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इजी है तो मैं आपको करवा दूंगी ये मेथड, क्योंकि डायरेक्ट आपको गिवन होती है और आप उसको वो मैथ इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बार इस पे छोटा सा 2 मार्क्स का जैसे सम आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट मेथड। अब है हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जिनसे जो हमारे बिजनेस का हिस्सा है, जैसे जो हम काम करते हैं वहाँ से जो है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कैलकुलेट करें, वैसे भी डायरेक्ट मेथड से जब आप करते हो ना इस सम को, तो आपको वो समझ में आ जाता है कि हम इसमें बेसिकली करना क्या चाहते हैं, क्योंकि तभी मैंने आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का समझाया है, ताकि आपको पता लगे कि ये सब चीज़ें तो यहाँ आ गई, अब बाकी क्या बचा जो हम ऑपरेटिंग में डालेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग में हम डालेंगे, जैसे डायरेक्ट मेथड लेते हैं तो हम पहले लिखेंगे इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमें कैश कहाँ से आएगा, हमने गुड्स सेल की, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या है, गुड्स बेचना, गुड्स खरीदना, फिर अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह देनी या और बहुत सारे काम करने, जैसे आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, रेंट पे किया, ये सारा। ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट पेड और ये डिविडेंड पेड नहीं आएगा, रिसीव्ड या पेड नहीं आएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का हिस्सा है। ठीक है, बाकी हमने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो वो हमारी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसलिए इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, जैसे कैश सेल्स सबसे इम्पॉर्टेंट, फिर आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कि हमें डेटर से कितना पैसा आया। ठीक है ना, कि अगर हमने क्रेडिट सेल्स की हैं तो वहाँ से कितना पैसा आया हमें, वो हमें अकाउंट्स बनाएंगे तो वहाँ से पता लग जाएगा, कि जैसे डेटर्स का अकाउंट बनाओ, डिफरेंस देख लो डेटर्स का, तो पता लग जाएगा कि बाकी हमें पैसे आ गए हैं। ठीक है, फिर है कमीशन रिसीव्ड, आपने किसी का काम किया है, वहाँ से कमीशन रिसीव हुई है आपको, तो ये आपका क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसी तरह आउटफ्लो आएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो आउटफ्लो ऑफ कैश में क्या आएगा, जैसे कैश सेल्स इनफ्लो है तो कैश परचेजेस आउटफ्लो है। ठीक है, इसी तरह कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इनफ्लो है तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स आउटफ्लो हो गया। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इनफ्लो है तो कमीशन पेड आपका आउटफ्लो हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आपने रेंट पे किया, ठीक है, कुछ भी जितने भी आपके मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उनको आपने पे किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं उनको पे किया, इन सब का आप टोटल कर लोगे। ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ का टोटल करोगे, इनका भी टोटल करोगे, इनका टोटल करके यहाँ पे लिख दोगे बाहर। ठीक है, इसी तरह इनका भी टोटल कर लोगे, सारी एक्टिविटीज़ का टोटल करके सबका, और इनको भी बाहर लिख लोगे। उसके बाद देखोगे
कि आपका ये सारी जो हैं ये प्लस में एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी माइनस में। अकाउंट्स में जब भी माइनस में कुछ लिखना हो तो हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। उसके बाद देखेंगे कि अगर ये ज़्यादा है ये कम है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका ये ज़्यादा है तो फिर आप लिख दोगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे लिख दोगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, या यूज्ड इन लिख लो, आउटफ्लो नहीं लिखना, यूज्ड इन लिख लो, वो बेटर। इसमें से लेस करोगे टैक्स तो आपका आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का रिजल्ट आ जाएगा। डन।